हाय मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर पदार्थों का परिवहन तीन तरीके से होता है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह का होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, परासरण और विसरण। इसको कहते हैं निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन और साइटोसिस। निष्क्रिय परिवहन दो तरह का, परासरण और विसरण, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस फिर दो तरह का, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, अंतः परासरण, बाह्य परासरण। डिफ्यूजन भी दो तरह का, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन है सरल विसरण, फैसिलिटेटेड मतलब प्रेरित विसरण। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखेंगे और साइटोसिस देखेंगे, दो तरह का होता है, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस फिर दो तरह का होता है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो आइए जानते हैं विस्तार से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत सारे पदार्थों के लिए गेटवे की तरह कार्य करता है, यानी कुछ पदार्थों को बाहरी एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आने देता है और कुछ पदार्थों को सेल के अंदर से बाहरी वातावरण में जाने का अनुमति देता है। तो चूंकि ये चुने हुए पदार्थों को ही अपने से होकर आर पार होने देता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चयनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि ये सेलेक्टेड मटेरियल्स को, चुने हुए पदार्थ को ही आर पार होने देता है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, यानी गेटवे की तरह कार्य कर रहा है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यह गुण परमिएबिलिटी कहलाता है, पारगम्यता हिंदी में कहते हैं। क्या कहेंगे? परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता। तो समझ गए कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब बहुत सारे पदार्थ जो है इससे होकर, बाहर से होकर अंदर आते हैं और अंदर से होकर बाहर जाते हैं। पानी जो है बाहर से अंदर आ सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है। पानी में घुलने वाले पदार्थ, वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स जो है आर पार हो सकते हैं। कुछ आयंस जो है, आयनिक पदार्थ, पोलर पदार्थ जो है वो भी जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सब आर पार होते हैं। तो ये प्रोसेस ट्रांसपोर्ट है। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये गेटवे की तरह कार्य करता है और बहुत सारे मटेरियल्स को जो है कि ट्रांसपोर्ट में ये भाग लेता है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने में मदद करता है। और इसीलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है, किस किस पदार्थ का ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट कितने तरह का होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेंगे। तो आइए जानते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का, तीन प्रकार का होता है: पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। हिंदी में निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन और पूरे तादाद में परिवहन। तो बल्क ट्रांसपोर्ट जो है इसको साइटोसिस भी कहा जाता है। बल्क ट्रांसपोर्ट को साइटोसिस भी कहते हैं। तो तीन तरह का जो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा झिल्ली के आर पार होता है पदार्थों का: पैसिव, एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्ट, या उसको साइटोसिस भी कहते हैं। तो पहले आ जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या? जब कोई पदार्थ, चाहे वो सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, गैस हो, आयन हो, अपने हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की ओर स्वतः यानी अपने आप जो है मूव कर रहा हो, अपने काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा हो, और इसके लिए किसी मेटाबॉलिक एनर्जी यानी कोशिका के एटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, तो इस तरह के जो है जो ट्रांसपोर्ट है या परिवहन है, उसको हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। यानी निष्क्रिय परिवहन में कोई पदार्थ जिधर उसका मात्रा ज्यादा है उधर से जिधर उसका कम मात्रा है या नहीं है उस तरफ पार कर रहा है, यानी डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है, अपने काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है।
सेल को एटीपी खर्च करके, एटीपी तोड़कर एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह के परिवहन को हम लोग क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन जो है, समझे किसको कहते हैं? अब निष्क्रिय परिवहन भी दो तरह का होता है। वाटर मॉलिक्यूल के लिए यानी सॉल्वेंट के लिए अलग नाम दिया गया है, और सॉल्यूट या गैस आयन के लिए जो है, गैस के लिए अलग नाम दिया गया है। तो इसके आधार पर पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है दो तरह का हो गया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक एक करके जान लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते हैं परासरण। ऑस्मोसिस क्या है? तो सॉल्वेंट का उसके अधिक कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। स्वतः जाना, अपने आप जाना, अपने काइनेटिक एनर्जी से मूव करना, जिसमें सेल को मेटाबॉलिक जो है एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही हो, और जल जो है जिधर ज्यादा है उधर से प्लाज्मा झिल्ली को पार करके जिधर कम है उस तरफ जा रहा है, यानी बाहर से अंदर भी हो सकता है, अंदर से बाहर भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। और चूंकि जीवधारियों के शरीर में जो मुख्य सॉल्वेंट है वो वाटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है एक स्पेशल तरह का जो है वाटर का डिफ्यूजन, यानी जल जो है वो अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से प्लाज्मा झिल्ली को पार करके अपने कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन कर रहा है, और इसके लिए किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो इस प्रकार के परिवहन को ऑस्मोसिस या परासरण कहेंगे। अब दिशा जो है क्या है? बाहर से सेल के अंदर जा रहा है पानी सॉल्वेंट, या फिर अंदर से बाहर की ओर आ रहा है पानी, इसके आधार पर ऑस्मोसिस दो तरह का होगा। अगर पानी जो है बाहर से सेल के अंदर जा रहा है तो इसे इंडोऑस्मोसिस कहेंगे, अंतः परासरण। और जल जो है अगर सेल के अंदर से प्लाज्मा झिल्ली को पार करके बाहर आ रहा है तो इसको कहेंगे बाह्य परासरण या एक्सोऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस दो तरह का हो गया, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। अब देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन भी एक तरह का क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी डाउन द ग्रेडियंट मटेरियल जा रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की ओर जा रहा है, स्वतः जा रहा है, इसके लिए किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट या गैस। ठीक है, सॉल्यूट या गैस जो है अगर अपने हायर कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से लोअर कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गमन कर रहा है, किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं या विसरण कहते हैं। अब एक चीज जान लें कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट यानी पानी का परिवहन हो रहा है, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। डिफ्यूजन में गैस या फिर आयंस यानी सॉल्यूट का डिफ्यूजन हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर या कोशिका के अंदर से बाहर की ओर। दूसरा अंतर क्या है कि ऑस्मोसिस के लिए प्लाज्मा झिल्ली का होना जरूरी है, यानी ऑस्मोसिस जब भी होगा प्लाज्मा झिल्ली के आर पार होगा, लेकिन डिफ्यूजन के लिए प्लाज्मा झिल्ली का होना जरूरी नहीं होता है। सेल में प्लाज्मा झिल्ली के आर पार हो रहा है, लेकिन डिफ्यूजन बिना मेम्ब्रेन का भी होता है, यानी डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली के आर पार हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। लेकिन कहीं कहीं डिफ्यूजन जो है बिना मेम्ब्रेन का भी होता है। जैसे हम लोग कहीं इंसेंस स्टिक अगरबत्ती जला दे तो उसका महक पूरे रूम में फैल गया, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जो है फैल रहा है, लेकिन किसी मेम्ब्रेन को पार नहीं कर रहा है, तो वहां जो है डिफ्यूजन जो है वो किसी मेम्ब्रेन के आर पार नहीं हो रहा है। लेकिन सेल में डिफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब कोई सॉल्यूट या आयन जो है या गैस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अपने आप स्वतः मूव कर रहा है, इसके लिए किसी मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मॉलिक्यूल्स अपने काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से मूव करते हैं डाउन द ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अब जानेंगे डिफ्यूजन भी दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? तो सिंपल डिफ्यूजन में किसी कैरियर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो जनरली जो है आर पार रहते हैं लिपिड बाइलेयर के, तो इनकी आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें
कैरियर मॉलिक्यूल्स या परमिएजेस कहा जाता है। अब सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में समझ गए कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में विशेष प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है जो कैरियर मॉलिक्यूल की तरह कार्य करता है, पदार्थ को पकड़कर प्लाज्मा झिल्ली के आर पार करा देता है, और ऐसे जो है पदार्थ को, ऐसे प्रोटीन को परमिएजेस कहा जाता है। सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या अंतर है, तो उसके पहले जान लेते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन जो है में इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों पास कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे साल्ट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब जो है दोनों ही जो है सिंपल डिफ्यूजन द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार हो सकते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है अगर समान साइज के हों, समान आकार के हों, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में फास्ट होता है। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से जो है पार कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, किसके तुलना में, इलेक्ट्रोलाइट्स के तुलना में। कब, जब दोनों का साइज समान है तब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तेजी से पार कर सकते हैं। अब जान लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में क्या अंतर है। डिफ्यूजन हम लोग देखें कि दो प्रकार का है, सिंपल और फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से किस प्रकार अलग है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है यह स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यानी किसी मॉलिक्यूल्स के अगर L और D फॉर्म्स हैं तो किसी एक को ही जो है ये आर पार होने देता है, या तो L फॉर्म को आर पार होने देगा या D फॉर्म को, दोनों को आर पार नहीं होने देगा। और दूसरा कि अगर जो पदार्थ डिफ्यूज होने वाला है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के का रेट जो है वो काफी हद तक बढ़ भी सकता है, जैसा सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होता है। अब चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो पैसिव का जस्ट उल्टा है। पैसिव में हम लोग देखे थे कि कोई पदार्थ जो है डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है, यानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर, और अपने काइनेटिक एनर्जी से जा रहा है, किसी मेटाबॉलिक जो है एनर्जी की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है, यानी सेल को एटीपी खर्च करना नहीं पड़ता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार होने वाला वैसा ट्रांसपोर्ट है जो कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, यानी कोई मॉलिक्यूल जहां कम है वहां से ज्यादा की ओर जा रहा है। अगर किसी पदार्थ की सांद्रता बाहर कम है और वह जहां ज्यादा है, जैसे सेल के अंदर वो ज्यादा है, उधर ही जा रहा है, यानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से पदार्थ अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है, तो इस तरह के परिवहन को सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन चूंकि कम से ज्यादा की ओर जाना है तो इसीलिए एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और एनर्जी कहाँ से आएगा, तो सेलुलर एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होगा। सेल जो है अपने एटीपी को तोड़कर एनर्जी जो है रिलीज करता है, और ये एनर्जी जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर पदार्थ को ले जाने में मदद करता है। तो समझ गए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई पदार्थ या मॉलिक्यूल जो है अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर, और इसके लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। और कहाँ से आता है, तो सेल एटीपी तोड़कर ये एनर्जी देता है। जो सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसे पदार्थ जो है कम से ज्यादा की ओर जा रहा है, इसीलिए इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। और चूंकि इसमें एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, सेल को मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च हो रहा है, इसीलिए इसे मेटाबॉलिकली लिंक ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, शुगर जो है कोशिका के अंदर इसी एक्टिव जो है ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के माध्यम से ही प्रवेश करते हैं, और यह प्रक्रिया जो है पंप कहलाता है, पंप्स कहलाते हैं। और कॉमन जो पंप है वो सोडियम पोटेशियम पंप है। अब एक बार जान लेते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग देखें कि कोई पदार्थ जो है डाउन द ग्रेडियंट जा रहा है, यानी ज्यादा जो है, जिधर मात्रा ज्यादा है उधर से कम की ओर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है पदार्थ
अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेल को एटीपी जो है तोड़कर एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल को यानी एटीपी तोड़कर एनर्जी देना पड़ता है, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च होता है। अब जानेंगे तीसरे तरह के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तीसरे तरह का जो ट्रांसपोर्ट है इसको बल्क ट्रांसपोर्ट या साइटोसिस कहा जाता है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट या साइटोसिस क्या है? तो काफी अधिक मात्रा में कोई पदार्थ जो है को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर लिया जा रहा है, वैक्यूल बनाकर, फेसिकल बनाकर, या फिर उसको उसी रूप में वैक्यूल फ्यूज हो जाए प्लाज्मा झिल्ली से और उसको बाहर निकाला जाए पूरे तादाद में उस पदार्थ को। तो इस तरह के जो है ट्रांसपोर्ट को बल्क ट्रांसपोर्ट या साइटोसिस कहते हैं। इसके लिए भी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो साइटोसिस है, अब पदार्थ जो है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसका दिशा क्या है, इसके आधार पर यह दो प्रकार का होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अगर किसी पदार्थ का बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, यानी सेल बाहर से अंदर की ओर किसी पदार्थ का बल्क ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर सेल किसी पदार्थ का बल्क ट्रांसपोर्ट अंदर से बाहर की ओर कर रहा है थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, तो कहते हैं कि इस तरह के जो है ट्रांसपोर्ट को, इस तरह के बल्क ट्रांसपोर्ट को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, यानी पदार्थ अंदर आ रहा है तो इंडोसाइटोसिस, बल्क में पदार्थ बाहर जा रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। अब इंडोसाइटोसिस जो है ये भी दो तरह का हो सकता है। पदार्थ जो है कोई सॉलिड मटेरियल है और सेल इस सॉलिड मटेरियल को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोल्ड करके फूड वैक्यूल या फेगोसोम बनाकर उसको अपने अंदर ले रहा है, तो प्रोसेस को कहेंगे फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस क्या है? वैसा जो है इंडोसाइटोसिस है जिसमें सेल जो है किसी सॉलिड पदार्थ को जो है अपने अंदर ले रहा है, सेल को फोल्ड होकर इसके लिए वैक्यूल बनाना पड़ता है जिसे फूड वैक्यूल या फेगोसोम कहते हैं। पिनोसाइटोसिस क्या है? जब सेल जो है कि में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है और सेल जो है किसी फ्लूइड को जो है अपने अंदर ले रहा है, जैसे इंसुलिन। तो इस तरह के जो है फ्लूइड पदार्थ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बल्क ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पूरे के पूरे मात्रा में उसी तरह ग्लोब्यूल्स को अपने अंदर ले रहा है, तो इस तरह के फ्लूइड के ट्रांसपोर्ट को जो है क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसिस। यानी पदार्थ बाहर से सेल के अंदर जा रहा है, पदार्थ बल्क में जा रहा है, पूरी मात्रा में जा रहा है और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिनोसिटिक कैनाल और पिनोसिटिक वेसिकल्स भी बनाता है इसको लेने के लिए। तो जब फ्लूइड जो है सेल के अंदर साइटोसिस के द्वारा जा रहा है तो इसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे, सॉलिड जा रहा है तो फेगोसाइटोसिस कहेंगे। फेगोसाइटोसिस के लिए फूड वैक्यूल या फेगोसोम बनाना पड़ता है, पिनोसाइटोसिस के लिए पिनोसिटिक कैनाल और पिनोसिटिक वेसिकल्स बनाकर फ्लूइड को सेल अपने अंदर लेता है, बल्क ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब जानते हैं एक्सो क्या है? तो जब कोई पदार्थ बल्क में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है के पार हो रहा है, सेल उसको बाहर निकाल रहा है, तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। जैसे कोई पदार्थ है अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो कि वैक्यूल या वेसिकल के अंदर है, तो ये वैक्यूल या वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है और उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, पूरे मात्रा को एक साथ रिलीज कर देता है, तो इसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो हम लोग देखें कि पूरा साइटोसिस या बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है। तो इस तरह हम लोग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर पदार्थों का ट्रांसपोर्ट जो है तीन प्रकार का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, दोनों में अंतर देखें। डिफ्यूजन भी दो तरह का है, सिंपल और फैसिलिटेटेड, दोनों में अंतर देखें। फिर हम लोग एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में यानी पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अंतर देखें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल या मेटाबॉलिकली लिंक ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं जाने। और फिर देखें कि साइटोसिस या बल्क ट्रांसपोर्ट क्या है, कितने तरह का होता है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस कितने तरह का होता है, तो सॉलिड ले रहा है तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड को ले रहा है तो पिनोसाइटोसिस। तो पूरा ट्रांसपोर्ट हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में पूरे ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को जाने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।